सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें कि आप पढ़ेंगे जो कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ थी, यानी कि जो भी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी आपकी, तो उस वो मतलब कहाँ कहाँ से प्रेरित हुई थी, वो कैसे बनी थी और उनके बनने के पीछे जो पूरा मतलब रीज़न था वो क्या था और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो कि उनके अंदर शामिल की गई थी। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि आपकी भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उससे पहले जो स्वतंत्रता से पहले की जो कमीशन या समितियां थी उनको हमने पढ़ा था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जितनी भी समिति या फिर मतलब जितने भी आयोग थे उनको हमने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर उनको देखिएगा। और ये जो नोट्स हैं ये मैं NIOS से बना रही हूँ। ओके, और आप लोग मुझे एक सुझाव और देना कि आपको इस तरीके से क्लास के फॉर्मेट में चाहिए या फिर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, जो कि आप टेलीग्राम पे भेज देती हूँ मैं। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितना भी मटेरियल है आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनमानस के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समितियों व आयोग ने शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए समय समय रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर NEP का गठन हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे मतलब एक जो हमारा मेन मुद्दा था उसमें शिक्षा हमारा बहुत ही बड़ा एक मुद्दा था, जिसको कि लेकर मतलब लोगों में बहुत जागरूकता मतलब लाने की ज़रूरत थी और वहाँ पे लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत थी। तो उन मतलब जितने भी आयोग आए हैं या फिर जितनी भी समितियां आई हैं, उन्होंने जो भी अच्छी चीज़ें अपने मतलब शिक्षा में लागू करने की बात की है, उनके हिसाब से समय समय पर नेशनल पॉलिसी भी है एजुकेशन को लेके बनती रही थी। ओके, तो उनकी जो रिपोर्ट होती थी उन्हीं चीज़ों को नेक्स्ट जो उनकी उस टाइम की शिक्षा नीति थी उसमें शामिल किया जाता था, जो भी उस टाइम की डिमांड होती थी। ओके, तो सबसे पहले आपकी आई थी NEP 1968। ओके, देखेंगे हम इसको यहाँ पे। तो NEP 1968 जो है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिफारिश थी, क्योंकि 1966 1964 में आपका कोठारी कमीशन आया था, तो उसकी जो सिफारिशें जितनी भी उन्होंने सिफारिश की थी वहाँ पे, तो वो सारी की सारी सिफारिशें किस में शामिल की गई थी, NEP 1968 में शामिल की गई थी। ओके, उसके बाद जैसे कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, एक तो 6 से 14 वर्ष के मतलब बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ये बात किसने कही थी, कोठारी कमीशन ने भी कही थी। ओके, उसके बाद इस नीति के जो मुख्य बिंदु होंगे, तो मुख्य बिंदु इसके वही होने वाले हैं जो कि कोठारी कमीशन ने जो भी आपकी सिफारिश की थी। ओके, तो देखेंगे हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको। तो नीति के जो मुख्य बिंदु थे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यही था कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मतलब देनी है। उसमें जो सबसे बड़ी एक समस्या बन रही थी वो आपकी बन रही थी अपव्यय और अवरोधन की। ठीक है, तो अपव्यय मतलब कि शिक्षा पे जहाँ पे खर्च होना चाहिए, देखो अपव्यय और अवरोधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अवरोधन को समझते हैं। अवरोधन को जैसे मान लो कोई बच्चा जो है क्लास 4th में पढ़ रहा है, ठीक है, वो एक साल क्लास 4th में पढ़ा, वो उसे मतलब पास नहीं कर पाया, फिर वो सेकेंड ईयर भी उसी में पढ़ रहा है, फिर वो एक साल 2 साल मतलब उसके बाद थर्ड ईयर में भी उसी में पढ़ रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, यानी कि अवरोधन, यानी कि बच्चा एक ही जगह पर रुक कर रह गया है, तो उससे अपव्यय भी होता था, क्योंकि उसी बच्चे के जो मतलब शिक्षा में हम लोग बार बार खर्च कर रहे थे। तो इस तरीके की काफ़ी समस्याएं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के देने के बीच आ रही थी, उन पर भी इन लोगों ने काम किया, बात की उन पर भी। ओके, उसके बाद जैसे कि कोठारी कमीशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिफारिश थी अध्यापकों को लेकर, जो कि उस टाइम पे सेवाकालीन है, जो अपनी सेवा दे रहे थे वो वाले जो शिक्षक थे, तो अध्यापकों की स्थिति में और उनके पारिश्रमिक में तथा उनकी जो एजुकेशन है। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक टीचर ने जो पढ़ लिया जिंदगी भर, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, नई नई चीज़ें, बहुत नवाचार आते हैं। तो अध्यापक जो मतलब सेवाकालीन है, उनकी एक तो सबसे पहले तो आपको उनकी स्थिति सुधारनी होगी, क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक रूप से मतलब सही होता है और पारिश्रमिक उनका जो है अच्छा करना होगा, क्योंकि जब वो मतलब उनके पास अच्छा खासा उन्हें पारिश्रमिक मिलेगा तो उनके श्रम में भी मतलब बढ़ोतरी आएगी। तो इस तरीके की जो सिफारिशें थी वो किसने करी थी, कोठारी कमीशन ने करी थी। और इन
सिफारिशों को लागू किसमें किया गया था, तो NEP 1968 में। ओके, उसके बाद इन्होंने भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक स्तर पर आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके बाद जो माध्यमिक यानी कि 6 to 8 और उसके बाद भी, तो उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला मतलब अपनाया जाना चाहिए। एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी वहाँ की, और एक आपकी देखो हिंदी होगी, उसके बाद एक आप कोई और भाषा यानी कि जैसे इंग्लिश, तो इस तरीके से आप वहाँ पे ले सकते हो। ओके, उसके बाद था, इन्होंने कहा था कि शैक्षिक अवसरों का समकरण, यानी कि शिक्षा के जो अवसर हैं वो चाहे मतलब लड़का लड़की हो, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे कास्ट के बेस पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको कि शिक्षा से वंचित रखा जाए। तो इन्होंने क्या कहा था कि शैक्षिक अवसरों का मतलब सबके लिए सामान्यीकरण किया जाए, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए, शिक्षा में किसी के भी प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा था कि साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया था। तो साक्षरता यानी कि कम से कम मतलब उन्हें इतना ज्ञान हो कि वो अपना जो लिखा है उसको पढ़ लें और अपने जो सिग्नेचर हैं या वो चीज़ें हैं उनको वो मतलब कर सके, है ना। और प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जैसे जो मतलब बुजुर्ग मतलब बहुत ज़्यादा एजेड लोग हैं जो कि किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए वहाँ पे, तो उनके लिए थी प्रौढ़ शिक्षा कि उनको भी मतलब उतनी चीज़ें सिखाई जाए ताकि जब सभी लोग शिक्षित होंगे तभी आपकी जो शिक्षा में है साक्षरता की दर भी आपकी बढ़ेगी। ओके, तो इस टाइप के इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विचार थे वो दिए थे, है ना। आगे देखेंगे हम। उसके बाद इन्होंने कहा था कि खेल कूद को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। देखो खेल कूद से क्या होता है, बच्चों में बहुत सारी चीज़ों की जैसे कि सामाजिकता का विकास होता है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी से, ग्रुप एक्टिविटी यानी कि ग्रुप समूह में कैसे रहना है, बहुत सारी चीज़ों का जो विकास होता है वो आपका खेल कूद से भी होता है। तो इन्होंने उसको भी बढ़ावा दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि देखो बहुत से बच्चे इसलिए पढ़ने से रह जाते हैं क्योंकि वो स्कूलों में नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसके लिए आपको पत्राचार जो शिक्षा है, जैसे कि ओपन एजुकेशन आजकल चलता है, तो आप घर बैठे मतलब अपने कोर्स कर सकते हो कंप्लीट। तो इस तरीके की भी इन्होंने बात की थी उसमें। ओके, और NEP 1968 में ये सारी ही चीज़ें वहाँ पे लागू की गई। अब हम पढ़ेंगे NEP 1986 को, यानी कि जो उसके बाद दूसरी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आपकी कब आई थी, 1986 में। तो इस नीति की विशेषता राष्ट्रीय एकता पर जोर तथा पाठ्यचर्या के 10 सार भाग तथ्य हैं। सामान्य सार तत्व के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व तथा अन्य विषय वस्तु जो कि राष्ट्रीय पहचान के द्योतक हैं। देखो इन्होंने मतलब क्या कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, इन्होंने 10 इम्पॉर्टेंट जैसे सार भाग तत्व का मतलब है कि कंपलसरी होना ही चाहिए, इनके ऊपर पूरी ये शिक्षा नीति जो है डिपेंड थी। ओके, तो ये सभी तत्व कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। ये तत्व सभी विषयों के क्षेत्र में समाहित किए गए हैं ताकि तथा वे इस प्रकार अभिकल्पित किए गए हैं ताकि वे भारत की सर्वनिष्ठ सांस्कृतिक धरोहर, समता, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को हटाना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति व प्रकृति के मूल्यों को बढ़ावा दे। यानी कि ये जो आपके 10 कोर तत्व थे, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। वहाँ पे मतलब लिंग समानता भी होनी चाहिए, पर्यावरण को लेकर भी मतलब जागरूकता होनी चाहिए, है ना, प्रकृति के मूल्यों को समझना। तो ये जो टॉपिक है ये आपके हर विषय में वहाँ पे शामिल होने चाहिए, ये इसका मुख्य सार तत्व था। ओके, उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे उनको हम देखेंगे। समान शैक्षिक संरचना, तो देखो जब भी कोई आयोग आता है, जब भी कोई समिति आती है, जब भी कोई NEP आती है, उसमें जो भी चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं तो उनको फिर से नेक्स्ट पॉलिसी में स्थान दिया जाता है ताकि वो चीज़ हमें गारंटीड लागू करानी ही है तो उसको बार बार लेके आना है। तो इसमें भी इन्होंने कहा कि समान शैक्षिक संरचना होनी चाहिए, सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, किसी को भी किसी मतलब बात के लिए
ऐसा नहीं कि अगर कोई वो जैसे कि कोई लड़का है कोई लड़की है, यहाँ पर देखो क्या देखा गया था, ड्रॉप आउट जो दर थी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर 5-6 तक पढ़ने के बाद फिर उनको घर पे रख लिया जाता था, ताकि क्योंकि उनके छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि गाँव के मतलब मम्मी पापा जो होते हैं तो वो अपने जैसे खेतों में चले गए है ना, हमने देखा भी है गाँव में, तो वो छोटे छोटे अपने बच्चों को देखने के लिए, अपनी छोटी मतलब बेटी भी इतनी बड़ी नहीं होती है 10-15 साल की, लेकिन फिर भी वो घर का सारा काम भी देखेंगी, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आ रही थी। तो इन्होंने समान शैक्षिक संरचना पर जोर दिया ताकि सब वहाँ पर पढ़ सकें। उसके बाद 10 कोर तत्व जैसे हमने बता दिया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इन्होंने बनाने के ऊपर, यानी कि उन्होंने जो ऊपर बताए थे हम लोगों ने अभी पढ़े थे, ये सारी चीज़ें जब हम एनसीएफ तैयार करें उसमें होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये जितना भी अभी हमने पढ़ा था, तो ये मतलब हर आपकी हर सब्जेक्ट में आपकी शैक्षिक जो पॉइंट्स हैं उनमें निहित होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा पर इन्होंने भी बात की थी। उसके बाद है शिक्षा में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि शिक्षा में रिसर्च पर आप ज़्यादा ध्यान दें, सिर्फ जैसे विज्ञान की परिभाषाएं हैं तो उन्हें रटने पर नहीं बल्कि प्रयोग पर ध्यान दें। ओके, प्रौद्योगिकी यानी कि व्यवसायिक जो शिक्षा है उस पर ध्यान दें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति में आया था, तो आप कहेंगे कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, इसमें एक मानक निर्धारित किया जाता है कि अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आपके पास कम से कम इतनी जो सुविधाएं हैं वो होनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद नवोदय विद्यालय की बात सर्वप्रथम किसने की थी, तो एनईपी 1986 में की गई थी। उसके बाद अध्यापक की स्थिति को उभारना, ये भी पॉइंट इन्होंने भी मेंशन किया था अपने उसमें। ओके, उसके बाद है इस नीति ने प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान किया। 1992 में नीति में संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो यानी कि ये जो नीति थी ये काफ़ी हद तक लागू कर पाए ये लोग, और उसके बाद 1992 में इस नीति में संशोधन किया गया था। तो कारण क्या थे, उसके कारण थे यहाँ पे संशोधन करना पड़ा, उसका कारण क्या था, निम्न पंजीयन, यानी कि जो पंजीकरण था बच्चों का, जो स्कूल आने वाले बच्चे थे बहुत कम थे। उसके बाद ड्रॉप आउट रेट हाई, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादातर जो ड्रॉप आउट कराई जाती थी वो लड़कियां थी, बट लड़के भी थे कुछ, तो ये लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से क्लास 4 या 5 तक जाते जाते उनको ड्रॉप आउट करवा देते थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे मुद्दे बन रहे थे वो थे। उसके बाद था कम योग्य या अप्रशिक्षित अध्यापक, क्योंकि अध्यापकों के लिए शायद पहले कोई कोर्स या कुछ नहीं होता था, तो वहाँ पे प्रशिक्षण की एक कमी रहती थी अध्यापकों के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी इन लोगों में। उसके बाद उस टाइम की जो परीक्षा प्रणाली थी उसको सतत व व्यापक परीक्षा प्रणाली में बदलना था, जो कि आपकी रटने पे ज़्यादातर आधारित थी। उसके बाद असमानता बहुत ज़्यादा थी, लैंगिक असमानता थी, शहरी ग्रामीण असमानता थी, और भी बहुत तरीके की असमानताएं वहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ये सारे कारण थे जिसके लिए हमने 1992 में जो 1968 की आपकी एनईपी थी उसको हमने क्या किया था, रिवाइज्ड किया था, यानी कि उसमें जो भी कमियां थी उनको फिर से चेंज किया था। उसके बाद था सूचना संचार प्रौद्योगिकी के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति, यानी कि जैसे कि आपका मतलब सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जैसे आपका ये जो नेट से हम लोग पढ़ते हैं जो भी चीज़ें हैं, तो पुराने ज़माने में इतनी इन चीज़ों की वैल्यू नहीं थी, है ना। उसके बाद है कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य पाठ्यचर्या प्रणाली पर आधारित होती है जिसका परिरूप राष्ट्रीय आवश्यकता व अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा में मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी मतलब आपकी चाहे एनईपी हो चाहे कोई आयोग हो, तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य एक ही होता है कि आपका जो देश है वो उन्नत कर सके और आपकी जो मतलब देश की राष्ट्रीयता है वो आपकी बनी रहे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो कि अगर आप पेडागॉजी का नाम लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको ऐसा नहीं है कि आप विदाउट एनसीएफ पढ़े और आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे कर लें, क्योंकि इसके जितने भी सिद्धांत हैं वही सब हमारी पेडागॉजी के 50% क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपने एनसीएफ को अच्छे से पढ़ रखा है और उसको समझ रखा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे एनसीएफ 2005 ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को प्रस्तावित किया था, यानी कि जो आपकी
एनसीएफ 2005 ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक पाठ्यचर्या बनाई थी। किसका किसका विकास करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करने के लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे इनकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी। तो एनसीएफ की कल्पना है शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दृष्टि से की गई, यानी कि शिक्षा प्रणाली जो उस टाइम की थी उसको उसमें नवाचार लाया जा सके, उसको आधुनिक बनाया जा सके, इसके लिए की गई। एनसीएफ 2005 जो है मुदालियर आयोग 1952, कोठारी आयोग 1966 की संस्तुतियों का हवाला देता है, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें इन्होंने उसमें कही थी वो सब एनसीएफ में शामिल की गई। एनसीएफ 1975, 1988, 2000 का पुनर्वलोकन करता है, यानी कि जो एनसीएफ आपका 1975 में आया था, जो आपका 1988 में आया था और 2000 में आया था, इन सब का क्या करता है, पुनर्निरीक्षण करता है, पुनर्वलोकन करता है, और उसके बाद उसमें जो कमियां रहेगी उसको भी सुधार के इसमें लाया जाता है। इसके निर्माण में सन 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट लर्निंग विदाउट वर्डन एवं एनईपी 1986 से पर्याप्त सहायता ली गई, यानी कि एनसीएफ 2005 को बनाने में आपकी जितनी भी समिति थी अब तक की, जितने भी आपके आयोग थे, जितनी भी आपकी एनईपीज थी, सभी को मिक्स करके फिर उसको एक मतलब बेहतर दस्तावेज यहाँ पे बनाया गया। तो इसकी जो मुख्य रिपोर्ट थी वो क्या थी, लर्निंग विदाउट वर्डन, जो कि यशपाल शर्मा समिति की रिपोर्ट थी। तो उसके हिसाब से इसको वहाँ से भी इन्होंने चीज़ें ली गई। इन नीतियों तथा यशपाल शर्मा समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात एनसीएफ 2005 की रचना की गई थी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एनसीएफ को बनाने के पीछे क्या क्या मतलब कौन कौन से सिद्धांत इसमें थे। तो देखो एनसीएफ 2005 के जो सिद्धांत जिस पे इन्होंने मेनली बात की है, तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, और एनसीएफ तो हमने नॉर्मली पढ़ रखा है, बट इसकी जो भूमिका थी उसको हमने आज अच्छे से समझा है। ओके, तो उसके बाद है रटने की प्रणाली से दूर, यानी कि बच्चे को हमें रटना नहीं सिखाना है, बच्चे को हमें लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है, बच्चे को हमें ग्रुप में सिखाना है, बच्चे को हमें खोजकर्ता के रूप में देखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, सिर्फ किताब में नहीं पढ़ा देना है कि पर्यावरण ऐसा होता है वैसा होता है, और बल्कि बच्चे को रियल लाइफ में ले जाके वहाँ पे उसको पौधे दिखाओ, पेड़ पौधे दिखाओ, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को समझाना। परीक्षा को लचीला बनाना, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाना, परीक्षा को लचीला बनाना, ताकि बच्चे के अंदर एक भय में ना सीखे, वो अपनी क्यूरियोसिटी से सीखे, उसके अंदर एक मतलब इच्छा होनी चाहिए सीखने की। ओके, उसके बाद है पाठ्य पुस्तकों से हटकर पढ़ाना, यानी कि सिर्फ आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तकों से नहीं पढ़ाना है, बल्कि आपको बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़कर भी पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है हार्वर्ड के लेसन प्लान के बजाय एक रचनावादी उपागम को अपनाना पड़ेगा, यानी कि जो हार्वर्ड का लेसन प्लान अभी हम लोगों ने पढ़ा था केबीएस में, हार्वर्ड का लेसन प्लान बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके क्या क्या चरण थे और तैयारी का चरण, इस तरीके से उसके चरण थे कुछ। तो उसके बजाय इन्होंने क्या कहा कि उसके बजाय आपको रचनावादी उपागम को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद है एनसीएफ में भाषाओं, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को सीखने संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाए गए। ओके, इनको हम देखेंगे कि क्या क्या हमें बताया गया। तो भाषा अधिगम का मूल है त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी कि हमें 3 भाषाओं का यूज़ करना। देखो बच्चे की जो आप बच्चा अपने घर से लेके आता आप उसको भी नकार नहीं सकते हो, और एक स्टैंडर्ड भाषा आपको जो स्कूल के हिसाब से सिखानी वो भी आप सिखाओ। देखो जितनी ज़्यादा मतलब बच्चे को भाषाओं की नॉलेज होगी, कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आपको भाषाएं आती हैं उतनी ज़्यादा आपके पास मतलब एक जो नॉलेज का भंडार है वो ज़्यादा होता है, यानी कि भाषा ही जब तक आप भाषा नहीं सीखोगे तब तक आप कोई भी अधिगम वहाँ पे नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब कोई भी, जैसे आपको हिंदी, जर्मन नहीं आती, जर्मन में कितना भी अच्छा साहित्य है, जर्मन में कितनी अच्छी स्टोरी है, जब आपको जर्मन ही नहीं आती है तो आप कैसे उन चीज़ों को पढ़ पाओगे। तो इसलिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उसे भाषाएं आएँ, ताकि वो अपने जो ज्ञान है उसको और भी बढ़ा सके। उसके बाद विज्ञान के अधिगम में, यानी कि जब विज्ञान आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, प्रयोगशाला, कार्यशाला, आईसीटी का यूज, ये सारी चीज़ें आपको उसमें शामिल करनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, प्रत्येक विषय का भाग होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं पर्यावरण को सिर्फ अलग से ही पढ़ा रहे हो, बल्कि पर्यावरण को आप मतलब हर सब्जेक्ट में उसको इंक्लूड करके पढ़ाओ। तो ये सारे इनके
सुझाव थे। उसके बाद था गणित में बच्चे चिंतन व तर्क का यूज करें, यानी कि गणित सिर्फ रटना नहीं है, गणित को तो बिल्कुल भी नहीं रटना है। गणित में इस तरीके से आप कराओ कि बच्चों में चिंतन व तर्क करने की शक्ति का विकास हो सके। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ जी के सभ्यता व प्रगति से लिया गया था ये। उसके बाद एनसीएफ 2005 जो है 22 भाषाओं में अनुवादित है ये यहाँ पे। ओके, उसके बाद है एनसीएफ की शिक्षण विधियाँ, तो वही यानी कि जैसे खोजबीन विधि, निरीक्षण करके, परीक्षण करके, सामूहिक यानी कि ग्रुप में सीखना, और उसके बाद मिश्रित यानी कि निरीक्षण, परीक्षण, सामूहिक, इन सबको मिक्स करके सीखना। तो ये सारी इसकी क्या है, विधियाँ हैं। ओके, तो मैंने कोशिश की अपने एंड से समझाने की, और आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा या बुरा, या आपको कमी लगी है कुछ, या फिर आपको समझ आ गया है। तो जैसा भी आपको लगा, अच्छा या बुरा, आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ओके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद ये था आज का वीडियो, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।